बहुत से लोग जब यूरोप आते हैं वो ये सोचते हैं कि हम बहुत सारे यूरोस कमाएंगे और अचानक अमीर बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम असल में कितने यूरोस कमाएंगे और जो पैसा हम कमाएंगे उसमें से कितना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्च हो जाएगा, कितना पैसा गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस के तौर पे लेगी और कितना पैसा आखिरकार हमारे पॉकेट में जाएगा। देखें, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी सैलरी में। चाहे आप जर्मनी में स्किल्ड प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल या कोई और स्किल प्रोफेशन में हो, या फिर आप किसी नॉन स्किल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जैसे कि रेस्टोरेंट जॉब्स, डिलीवरी जॉब्स, टैक्सी, कैब, ड्राइविंग जॉब्स या इवन गार्बेज कलेक्शन। अगर आप जॉब्स करने आ रहे हैं तो हम इस वीडियो में इस सब एरियाज़ की सैलरी का तफसीली जायज़ा लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद आपके मामू और चाचू ने जो यूरोप में रहते हैं कभी नहीं बताए होंगे। क्योंकि भाई यूरोप में सब सैलरी तो कमा रहे हैं लेकिन कोई नहीं बताता कि असल में कितना कमा रहे हैं। लेकिन फिक्र मत करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। एग्जैक्ट सैलरीज पे बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी सैलरी को अफेक्ट करेगी। सबसे पहली चीज जो आपकी सैलरी को अफेक्ट करेगी वो है आपका लोकेशन, यानी कि किस शहर में आपकी जॉब है। जर्मनी में मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंस का अपने रूल्स और रेगुलेशन है। इस हिसाब से हर शहर में रहने का खर्चा भी अलग होता है और जो इंडस्ट्री आपको सैलरी दे रही है वो भी अलग होती है। आमतौर पे अगर आप जर्मनी के साउथ ईस्ट में आ जाते हैं तो आपकी सैलरी 20 से 30% ज्यादा होती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 20 से 30% कम होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप म्यूनिख में किसी पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं और आपको 4000 यूरोस मिल रही है, तो अगर आप सेम पोजीशन बर्लिन में देखें तो आपकी सैलरी 4000 से घटकर 3200 यूरो समथिंग इस तरह की हो सकती है। दूसरी चीज जो आपकी सैलरी को अफेक्ट करेगी वो होती है आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। ये बात ऑब्वियस है कि आप कौन सी डिग्री करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पीएचडी पोजीशन हो, मास्टर्स पोजीशन हो, बैचलर्स पोजीशन हो या फिर आप हाउस बिल्डिंग करके जॉब कर रहे हैं। अगर आपको हाउस बिल्डर के बारे में नहीं पता तो मैंने एक काफी डिटेल वीडियो बनाई है हाउस बिल्डर के बारे में, जो कि आप जाके देख सकते हैं कि हाउस बिल्डर होता क्या है और इसको कैसे अचीव किया जाता है। ये जो आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस है वो भी आपकी सैलरी के लिए एक अहम हिस्सा अदा करते हैं। जैसे कि अगर आप आईटी फील्ड में हैं और आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो अगर आप जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या इस तरह की जूनियर पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली इनकी सैलरी कम होगी। मुकाबले में अगर आपके पास 5 से 10 साल का ज्यादा का एक्सपीरियंस है और अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो एक और चीज जो आपको महसूस होगी वो ये है कि कंपनी का साइज भी बहुत फर्क डालता है कि आपकी सैलरी क्या है। जर्मनी में एक तरफ तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज भी हैं। जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आमतौर पे उनका सैलरी पैकेज काफी अच्छा होता है मुकाबले में छोटी साइज की कंपनीज या स्टार्टअप कंपनीज के। इसी तरह अगर हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो ये भी बहुत जरूरी फैक्टर है सैलरी डिसाइड करने में। अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी जर्मन नहीं आता तो कभी कभी आपको कंपनी से थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मतलब सैलरी थोड़ी कम लेनी पड़ती है, लेकिन आप इस चीज को तरजीह देते हैं कि आपको जॉब मिल जाए क्योंकि जो जॉब्स हैं वो भी थोड़ी लिमिटेड होती हैं और कंपनीज को भी ये चीज पता होती है। अब जो आखिरी फैक्टर है जिसे सबसे ज्यादा अंडररेटेड समझा जाता है वो है आपकी नेगोशिएशन स्किल्स। ये बात याद रखें कि जरूरी नहीं है कि कंपनी ने जो सैलरी आपको ऑफर की बस आप आंखें बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लें। आपके पास थोड़ा स्कोप होता है सैलरी पर नेगोशिएशन करने का और ये चीज ज्यादातर आपको अपने आप को बचाने में मदद करती है। मतलब अगर आपको अपनी डिग्री और स्किल्स का मार्केट वैल्यू का पता है तो आप कंपनी के साथ अच्छी तरह से बात कर सकते हैं कि मुझे इतनी सैलरी तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रॉस एनुअल सैलरीज की, यानी वो सैलरीज जो कंपनी आपको टैक्स डिडक्ट करने से पहले ऑफर करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें जर्मनी के उन सेक्टर्स की जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां बहुत सारी जॉब पोजीशंस अवेलेबल है तो ये आईटी प्रोफेशन है। जर्मनी में आईटी प्रोफेशनल्स को जो एवरेज सैलरी मिल रही है वो 65,000 यूरोस के बराबर है एनुअली, जो कि नेशनल एवरेज सैलरी से 32.8% ज्यादा है। यानी आईटी प्रोफेशनल्स जर्मनी में आम इनकम से 32% ज्यादा कमा रहे हैं। यहाँ आप डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स की जर्मनी में बहुत ज्यादा डिमांड है
कई मल्टीनेशनल कंपनीज और नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल है। हर आईटी कंपनी को, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट का इंतजाम कर रही हो, आईटी डिपार्टमेंट या आईटी सेक्टर की जरूरत होती है। इसलिए आईटी प्रोफेशनल्स के पास ग्रेजुएशन के बाद बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस होते हैं जॉब्स के लिए अप्लाई करने की और अच्छी सैलरी डिमांड करने की, और कंपनीज भी अच्छी सैलरीज ऑफर करती हैं। अगर हम आईटी प्रोफेशनल्स की सैलरीज को मुख्तलिफ सेक्टर्स में देखें तो आईटी के अंदर भी कई ब्रांचेस हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स, फुल स्टैक डेवलपर्स, हर एक की अपनी एवरेज सैलरी होती है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस की बात करें तो इन लोगों को भी बहुत अच्छी सैलरीज ऑफर की जा रही है। डेटा साइंटिस्ट को अक्सर 6 फिगर सैलरीज ऑफर की जाती है, इसलिए बहुत से लोग आईटी प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है और ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं इंजीनियर्स की, यानी कि हम गरीबों की। नॉर्मली इंजीनियर्स को जर्मनी में बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं या आपने किस टाइप की इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है। आप देख सकते हैं कि इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी 80,000 यूरोज है, लेकिन अगर एंट्री लेवल पोजीशंस की बात करें तो वो 57,000 के लगभग होती है एनुअली। अगर आप सीनियर लेवल पोजीशंस पर अप्लाई करते हैं जिसमें आपको 8 से 10 साल का तजुर्बा है तो आपकी सैलरी 90 to 95,000 यूरोज एनुअली तक जा सकती है। फिर यह भी डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की इंजीनियरिंग की है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा टॉप इंजीनियरिंग फील्ड्स जर्मनी में कौन कौन सी हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंजीनियरिंग की कौन कौन सी फील्ड ऐसी हैं जो जर्मनी में बहुत हाई डिमांडिंग लेवल्स पर हैं और जिसमें बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। अब बात करते हैं डॉक्टर्स की, जो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। जर्मनी में डॉक्टर्स को भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। नॉर्मल डॉक्टर्स की एवरेज सैलरी 1,57,000 यूरोज एनुअली होती है। अगर आप एंट्री लेवल पोजीशंस पर अप्लाई करते हैं तो ये सैलरी 1,05,000 यूरोज एनुअली के तकरीबन बराबर होती है। लेकिन अगर आप सीनियर लेवल पर हैं जहां आपको 8 से 10 साल से ज्यादा का तजुर्बा है तो आपकी सैलरी 200,000 यूरो यानी कि 2 लाख यूरो से भी ज्यादा हो सकती है। अगर हम बाकी मेडिकल प्रोफेशंस की बात करें जैसे कि नर्सिंग, तो नर्सिंग बहुत एक कॉमन प्रोफेशन है जिसमें कई लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं। नर्सिंग की एंट्री लेवल पोजीशन पर सैलरी 45,000 से 50,000 यूरो तक होती है। एवरेज सैलरी 65,000 यूरो होती है। अगर आपके पास 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है तो आपकी सैलरी 75 to 78,000 यूरो एनुअली के बराबर होती है। ये बात बताना बहुत जरूरी है कि चाहे आप किसी भी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो, आपको जर्मन जबान बहुत ज्यादा फ्लुएंटली आनी चाहिए। अब हम कुछ नॉन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। अगर हम गार्बेज कलेक्टर्स यानी कि कचरा उठाने वालों की जॉब्स की बात करें तो ये लोग जर्मनी में एवरेज 30 to 35,000 यूरो एनुअली कमाते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में कई ज्यादा है। वहां इन लोगों की सैलरी या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं, लेकिन जर्मनी में इन प्रोफेशंस को हार्ड वर्क समझा जाता है, इसलिए सैलरी भी अकॉर्डिंग ऑफर की जाती है। इसी तरह अगर हम शेफ्स की बात करें जो किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो उनकी एवरेज सैलरी लगभग 50,000 यूरोज एनुअली के बराबर होती है। याद रहिए जो सैलरीज मैंने बताई है विदाउट टैक्स डिडक्शन। आप सोच रहे होंगे कि 60,000 70,000 यूरोज कमाएंगे, आमिर भाई ने कहा है कि हम 67,000 यूरोज कमाएंगे, और अगर हम इसे पीकेआर में कन्वर्ट करें तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ बन जाता है। लेकिन थोड़ी देर रुकिए, सब्र करें। एक और चीज जो मैंने अभी तक नहीं बताई वो ये है कि टैक्सेस जो यहाँ जर्मनी में काफी मशहूर है वो भी देने पड़ेंगे। और ये टैक्सेस कितने होते हैं, ये काफी कंडीशंस, जैसे कि आप सिंगल हैं या शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं या नहीं, तो सब कुछ हिसाब से होता है। आपकी टैक्स कैटेगरी चेंज होती रहती है। फिलहाल मैं आपको इस बात पर कंफ्यूज नहीं करूंगा, इस पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको जनरल टैक्स कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूँ। तो चलें अब हम जो है ना आपका टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 5,000 यूरोज पर मंथ है, जो कि 60,000 यूरोज एनुअली बनता है, तो आपका टैक्स कितना कटेगा। सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपका टैक्स कैटेगरी कौन सा है, आप शादीशुदा हैं या फिर आप सिंगल हैं, आप किस स्टेट में रह रहे हैं, ये भी मैटर करता है। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 5,000 यूरोज है, इसमें से आपके अलग अलग चार्जेस डिडक्ट हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, सॉलिडेरिटी चार्जेस। अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो आप चर्च टैक्स नहीं देते। अगर आप आर्मी टैक्स भी नहीं देना चाहते तो वो भी आप नहीं देते। लेकिन जो मेन टैक्स आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है वो है आपका इनकम टैक्स। जो हमने कंडीशन सेट किए उसके हिसाब से 820 यूरो समथिंग डिडक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी चीजें डिडक्ट हो रही हैं वो है सोशल कंट्रीब्यूशन, जैसे कि पेंशन इंश्योरेंस,
अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। सब मिला के टोटल सोशल कंट्रीब्यूशन 100 एंड 105 यूरोस बनती है। सब यहाँ पेंशन इंश्योरेंस पे करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद मंथली वापस मिलती है आपको। इसे राउंड अबाउट पेंशन के। अगर आपकी ग्रोस सैलरी 5000 यूरोस है तो आपके हाथ में 3125 यूरोस बचेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो और ज्यादा पैसे अकाउंट में आएंगे क्योंकि आपकी टैक्स क्लास चेंज होती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सैलरी के बाद हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे। चलिए इस पे बात करते हैं। मैं एक सिंगल पर्सन के एक्सपीरियंस का जिक्र कर रहा हूँ। याद रहे कि सिंगल पर्सन के टैक्सेस ज्यादा होते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं कि एक सिंगल पर्सन की सैलरी में से एक्सपेंसेस निकाल कर कितना बचेगा। अब देख सकते हैं कि हमने बर्लिन जैसे शहर लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, जहां रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और इंश्योरेंस हर एक चीज मिला के एक सिंगल पर्सन का खर्चा 1000 यूरोस आता है। चलें अब बात कर लेते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं। पहले तो अगर हम जर्मनी की बात करें, अगर आपकी फैमिली है और आपके बच्चे हैं तो यहाँ आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है। आपको उनकी तालीम के लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता जो कि पाकिस्तान या इंडिया में आपको अच्छी तालीम के लिए करना पड़ता है, खास तौर पर अगर आप अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हो। ज्यादातर लोग पाकिस्तान में अपनी सेविंग्स बचा कर रखते हैं किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए ताकि जरूरत पड़ने पे पैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च कर सकें। यूरोप खास तौर पर जर्मनी में हर शख्स हेल्थ इंश्योरेंस रखता है। बच्चे जो 18 साल से कम हैं उनका पूरा खर्चा स्टेट उठाती है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप भी फुली इंश्योर्ड होते हैं। इंश्योरेंस की अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट होती है, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती इमरजेंसी में। इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स का 90 to 95% खर्चा हटा के मेजर ऑपरेशंस को भी आपका इंश्योरेंस कवर करता है। ये एक बड़ा फायदा है हेल्थ केयर का। हमारे मुल्कों में अक्सर अचानक बड़े खर्चे आ जाते हैं और हमारी सेविंग्स देखते ही देखते खत्म हो जाती है। मेरा एक दोस्त था जिसका कैंसर का इलाज करवाना पड़ा और एक साल में 1.5 करोड़ का खर्चा हो गया। पाकिस्तान में खास तौर पे अगर कोई बाहर से मेडिसिन या इंजेक्शंस इंपोर्ट करवानी पड़े तो वो बहुत महंगी पड़ती है। एक और चीज जो यहाँ अच्छी है वो ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं जो करीब 350 और 500 यूरो समथिंग होता है। यह अमाउंट आपके बच्चों के एक्सपेंसेस में हेल्प करती है। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आपको बिल्स, गैस, पानी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। पाकिस्तान या इंडिया में आपको इन चीजों के लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है। जैसे अगर पावर फेलियर होता है तो सोलर या यूपीएस लगवाना पड़ता है, या तो फिर जनरेटर चला के उस पर पेट्रोल डालना पड़ता है। बिजली के रेट्स भी पाकिस्तान में यूरोप के रेट से ज्यादा है। यहाँ आपको ओल्ड एज के लिए पेंशन भी मिलती है जब आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोग अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ आपको अपनी पेंशन मिलती रहती है और आपको अपने बच्चों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। ये एक बड़ा फायदा है। आपको अपने बुढ़ापे के लिए टेंशन नहीं लेनी पड़ती। यहाँ जॉब लॉस की भी सिक्योरिटी होती है। अगर आपकी जॉब चले गई है तो आपको आपकी सैलरी का 60% तक अमाउंट आपको घर बैठे मिलता रहता है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। इन सब चीजों का फायदा ये है कि जिंदगी काफी स्मूथ चलती है बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन के। ना यहाँ रिश्वत है, ना सड़कों में गड्ढे, ना बिजली का मसला, ना पानी का मसला। जिंदगी काफी आसानी से चलती है। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से वापस आया हूँ, लेकिन मैंने 2 साल यूरोप में गुजारने के बाद जब मैं पाकिस्तान गया तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं अकेले रह रहा हूँ यूरोप में तो मुझे इतने मसले नहीं फेस करने पड़ते। जब अगर मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो वहां पे ज्यादा मसले, क्योंकि वहां पे टेंशन बहुत ज्यादा है। तो 3 महीने गुजारने के बाद बिल आखिर में यहाँ यूरोप में वापस आ गया हूँ और मेरी लाइफ काफी सुकून में आ गई। तो ये सारी चीज डिटेल्स के अगर बंदा यूरोप में या फिर जर्मनी में जॉब करता है तो उसकी इतनी सैलरीज होती है, इतने टैक्स होते हैं और इतना एक्सपेंस होता है। मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है। अगर आपको ये चीजें समझ आती है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान या इंडिया में अच्छी जिंदगी मिल रही है तो आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मुल्क में खुश रहें और यूरोप की टेंशन से बचें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।